Hello guys, in this lecture we are going to talk about some more examples on gravitation. Last lecture में हमने बात की थी फ्री फॉल के कुछ एग्जांपल्स के बारे में. फ्री फॉल के कुछ एग्जांपल्स अच्छे खासे हमने किए थे. इस लेक्चर में हम कुछ अलग टाइप के एग्जांपल सॉल्व करेंगे विच आर डिपेंडेंट ऑन द बेसिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. कुछ एग्जांपल्स डिपेंड होंगे वेट और मास के बारे में. एक दो एग्जांपल्स डिपेंड है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बारे में. ये सारा सब कुछ जो है बेसिकली एक ही अंडर ये आता है, दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो हम उस पर कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, चल द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ. द क्वेश्चन इज दो ऑब्जेक्ट है, एक पहले का मास कंसीडर करो m1 है, दूसरे का मास m2 है, उन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है. तो अगर ये डिस्टेंस मैं हाफ कर देता हूं तो इन दोनों के बीच का जो भी फोर्स है उस फोर्स को क्या होगा. अब याद रखना कि ऐसे वाले एग्जांपल्स बहुत आएंगे आपके फिजिक्स में जिसमें आपको एक नॉर्मल कंडीशन दी होगी, एक चेंज कंडीशन दी होगी. आपको क्या करना है, हमेशा नॉर्मल कंडीशन के लिए एक इक्वेशन तैयार करना है, चेंज कंडीशन के लिए एक इक्वेशन तैयार करना है और उन दोनों में जो भी रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश करके आपको आंसर निकालना है. फॉर एग्जाम्पल अब नॉर्मल कंडीशन क्या है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आर डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों में फोर्स कितना होगा. तो इन दोनों में ऑब्वियसली फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये इन दोनों के बीच में फोर्स होगा. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में. लेकिन अब सेकंड कंडीशन आपको बोली गई है कि अगर डिस्टेंस हाफ को लेके गए हम लोग तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी. सो आई कंसीडर दिस एज F1 कंसीडर करते हैं. सो F2 विल बी इक्वल टू क्या है, F2 विल बी इक्वल टू G m1 m2 अपॉन, क्योंकि ये तीनों चीजें सेकंड केस में भी वही है. चेंज किस में हुआ है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस में. सो डिस्टेंस में क्या चेंज हुआ है, पहले r था अब r/2 हुआ है. सो r/2 स्क्वायर. सो विच विल बी रिड्यूस टू G m1 m2 अपॉन r/2 होल स्क्वायर को मैं r²/4 कर सकता हूं. नीचे वाला 4 घूम के ऊपर चला जाएगा. सो यहां पे सिर्फ r² रखूंगा और 4 यहां पे रख देता हूं. तो ये पता है मुझे, व्हाट इज दिस, F1 है. सो इसको यहां पे लिख सकता हूं 4F1. यानी इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड टू हाफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम गोज टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू के 4 टाइम्स चला जाएगा. ठीक है ना, F2. ठीक है, अभी इसमें आंसर पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं. सब कभी कभी आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द चेंज इन द फोर्स, आपको पूछा जाता है कभी कभी. सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ F1 एंड F2, सॉरी F2 एंड F1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. या फिर आपको पूछा जाता है F1 इज टू F2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है ना, उसके बाद इस पर से आप डिड्यूस कर सकते हो कि वो कौन कौन से आंसर्स हैं. F2 अपॉन F1 ये भी पूछा जा सकता है, F1 इज टू F2 पूछा जा सकता है. इंक्रीज, ठीक है ना, इंक्रीज इन द फोर्स पूछा जा सकता है. तो इंक्रीज इन द फोर्स आप कैसे बता सकते हो, 2 टाइम्स से बता सकते हो. 4 टाइम्स बन गया या फिर इंक्रीज्ड बाय समथिंग. सो ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली चीजें आपको, ये आंसर आपको ऐसे डिड्यूस करना है. बेसिक क्राइटेरिया यही है, सॉरी बेसिक सॉल्विंग की टेक्निक यही है कि पहली नॉर्मल केस, दूसरी कंडीशनल केस. इन दोनों केसेस को अलग अलग इक्वेशंस तैयार करो, अलग अलग इक्वेशंस तैयार करके सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब ग्रेविटेशनल फोर्स acts on the all objects in the proportion to their masses. Then why heavy object does not fall faster than the light object? ये बहुत ऑसम क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑल ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस. व्हाई देन अ हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल ऑन फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट. स्क्रीन को पॉज करो, सोचने की कोशिश करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर. Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर. अगर Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर है दोनों के लिए, लाइट ऑब्जेक्ट के लिए भी Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर है, हेवी ऑब्जेक्ट के लिए भी Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर है, तो लाइटर ऑब्जेक्ट और फास्टर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम टाइम पे क्यों गिरते हैं, अलग अलग टाइम पे क्यों नहीं गिरते. इसके बारे में सोचो, ट्राई इट आउट. चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सोचो कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है. दोनों एग्जैक्टली सेम हाइट पे हैं,
h हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपको पूछा है कि अगर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग काम कर रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग काम कर रहा है, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम कर रहा है, जी कैपिटल एम स्मॉल m1 अपॉन आर स्क्वायर एच स्क्वायर होगा इस केस में, और इस केस में कौन सा काम कर रहा है, जी एम अपॉन जी एम टू, सॉरी जी एम टू अपॉन एच स्क्वायर, इस पे भी वही काम कर रहा है। सो दोनों पे अलग अलग काम कर रहा है। यहां पे m1 की वैल्यू छोटी है तो ये फोर्स छोटा होगा, यहां पे m1 की वैल्यू बड़ी है तो ये भी बड़ा होगा। सो ठीक से देखना। तो द थिंग इज कि अगर इन दोनों पे फोर्सेस अलग अलग काम कर रहे हैं तो दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे क्यों कैसे जमीन पे गिर जाते हैं, द क्वेश्चन इज दैट। सो सिंपल सा आंसर होता है इसका कि ये अगर फोर्स है आपका, ये अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 कितना होगा, f डिवाइडेड बाय m1 विच इज इक्वल टू gm अपॉन, ठीक से देखना यहां पे f इज इक्वल टू है, ठीक है ना। सो ये f इज इक्वल टू ma, आपको ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हो चुका है। सो f इज इक्वल टू ma, सो a1 इज इक्वल टू पहला जो ऑब्जेक्ट है, छोटू ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सेलरेशन कितना है, gm अपॉन h स्क्वायर। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है a2 इज इक्वल टू gm अपॉन f अपॉन m2 which is nothing but f upon m2 is nothing but gm upon h, बेसिकली h स्क्वायर। बेसिकली दोनों का मास अलग अलग है, लेकिन दोनों पे जो भी एक्सेलरेशन तैयार हो रहा है उस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेशन सेम है। बेसिकली वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग मासेस के हैं लेकिन उनका एक्सेलरेशन सेम है। तो सर फोर्स अलग है तो एक्सेलरेशन सेम कैसे हुआ, बिकॉज उनके मासेस अलग अलग हैं, बिकॉज उनके मासेस अलग अलग है। बेसिकली वो जो फोर्स है वो फोर्स अलग अलग होके भी दोनों ऑब्जेक्ट में सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन तैयार करता है। इसलिए फ्रॉम रेस्ट अगर मैं उनको छोड़ देता हूं तो वो दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे जमीन पे आके गिरेंगे, बिकॉज दोनों का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम है। दोनों का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम है। हेवी ऑब्जेक्ट हो लाइट ऑब्जेक्ट हो डजंट मैटर, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए वो दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे जमीन पे आके गिरते हैं, वेदर इट इज अ हेवी ऑब्जेक्ट वेदर इट इज अ लाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक से देखना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। अर्थ के सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें और अर्थ में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, छोटू सा ऑब्जेक्ट है। अब याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता देता हूं कि फोर्स जो होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जो बाकी वेक्टर्स में नहीं होती लेकिन फोर्स में आती है, दैट क्वांटिटी इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है ये बाकी वेक्टर्स क्वांटिटी में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पे पड़ती है कि हाँ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को आप कहां पे फोर्स लगा रहे हो। यानी अगर ऑब्जेक्ट यहां पे फोर्स लगा रहा हूं तो अलग तरीके से मूवमेंट होगी, यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो अलग तरीके से मूवमेंट होगी, यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो अलग तरीके से मूवमेंट होगी। सो ये जो अलग तरीके से होने वाली मूवमेंट है, इस मूवमेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी फोर्स है, तो ये जो फोर्स होता है ये ऑब्जेक्ट पे कहां लगता है, ये वाला जो फोर्स होता है ये ऑब्जेक्ट पे कहां लगता है। तो याद रखना, ये वाला जो फोर्स होता है ये ऑब्जेक्ट पे लगता है उसके सेंटर ऑफ मास पे। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे लगता है, सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। स्फीयर का ज्योमेट्रिक सेंटर सेंटर में होता है, सो सेंटर ऑफ मास कहां पे हो, सेंटर में होगा। इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास में जो भी डिस्टेंस होता है दैट इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस विल बी द फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। इन दो ऑब्जेक्ट्स में, कौन कौन से, अर्थ में और उस ऑब्जेक्ट में, अर्थ के सरफेस पे है ना, उस ऑब्जेक्ट में, इन दोनों में फोर्स कितना है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहां पे जी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर जो है ये बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है।
लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये है अर्थ की रेडियस, दैट इज 6400 किलोमीटर्स। उसके कंपैरिजन में अर्थ के सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसकी हाइट, यानी ये वाला ऊपर वाला डिस्टेंस आफ्टर द अर्थ सरफेस, ये इतना छोटा है कि यू कैन निग्लेक्ट दैट। समझ में आ रही है बात? यानी ये आर है, रेडियस है, उसके ऊपर अर्थ के ऊपर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसके सेंटर ऑफ मास तक ये डिस्टेंस जो है, ये सपोज h है, छोटू सा h है। सो कंपेयर टू कैपिटल आर, स्मॉल h जो है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। यानी 6400 किलोमीटर आपके अर्थ की रेडियस है, ठीक है ना। आप मुझे खुद को कंसीडर करो कि मेरा सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, मेरे सेंटर में होगा। अगर मेरे सेंटर में होगा तो अर्थ के सरफेस पे अगर मैं खड़ा हूं तो अर्थ के सेंटर ऑफ मास से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 6400 अर्थ की रेडियस प्लस ये कितना है, 1 मीटर। 6400 किलोमीटर में 1 मीटर ऐड करो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। इसलिए आई कैन निग्लेक्ट दिस h। सो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्टली आर स्क्वायर लिख सकता हूं, सो इसकी वैल्यू, अब ये वाली वैल्यूज रख दो आप, ठीक है ना। आई एम नॉट गोइंग टू द कैलकुलेशंस, ये वाली वैल्यूज रख दो। यहां पे आपको दिया हुआ है g की वैल्यू आपको पता है, स्मॉल m की वैल्यू दी है 1 kg, ठीक है। मास ऑफ अर्थ कैपिटल M की वैल्यू दी है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। एंड R की, कैपिटल R की वैल्यू दी है 6.4 × 10⁻6 मीटर्स, ठीक है ना। सो ये वाली वैल्यूज यहां पे रख दो, फाइंड आउट द आंसर। आप फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स that is greater than the smaller, or that is greater or smaller or same as the force with which the moon attracts earth। यानी अगर अर्थ है अगर मून है, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो मून अर्थ पे जो फोर्स लगा रहा है, क्या उसी फोर्स से अर्थ मून पे फोर्स लगाता है? ये क्वेश्चन पूछा है, और है तो क्यों? तो थिंग इज, एक ही क्वेश्चन में उसके आंसर आ जाते हैं, यस। जिस फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर क्रिएट करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर क्रिएट करता है। यानी अर्थ मून पे अगर मास लगा रहा है तो GMEMM, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज द फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ, और अर्थ एंड मून पे, यानी ये जो फोर्स है ये मून ने अर्थ पे लगाया हुआ है, यही फोर्स है जो अर्थ ने मून पे लगाया हुआ है। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट्स एक्शन रिएक्शन पेयर बिटवीन द टू मासेस। दोनों मासेस पे सेम फोर्स लगता है, बिकॉज इट क्रिएट्स एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक से देखना, और एक इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन इज, if moon attracts earth, why does not earth move towards the moon? If moon attracts earth, why does not earth attract towards moon? ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको देखना पड़ेगा। बेसिकली अर्थ और जो मून होता है, इसका पहले छोटा वाला पार्ट देखते हैं, उसके बाद बड़ा वाला पार्ट देखिए। मैं आपको बता चुका हूं कि अर्थ जो होती है, अगर एक एप्पल टूट जाता है पेड़ पर से तो वो अर्थ पे आके गिर जाता है। अगर एप्पल अर्थ पे गिरता है, क्योंकि एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट करती है विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट्स बेसिकली एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी जिस फोर्स से अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, उसी फोर्स से एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ऐसे है तो अर्थ पे एप्पल गिरने की बजाय अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं जाती है? सो बेसिकली अगर ये एप्पल कंसीडर करो, ये अर्थ कंसीडर करो, तो दोनों पे लगने वाला फोर्स F ही है। लेकिन इस F4 की वजह से, सपोज ये स्मॉल m जो है वो मास ऑफ एप्पल है, ये कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पे ठीक से, तो एप्पल जो होगा उसमें एक्सेलरेशन कितना तैयार होगा, A इज इक्वल टू कैपिटल F डिवाइडेड बाय स्मॉल m। अगर ये वाला देखो, आप ये वाला देखो, तो इस पे एक्सेलरेशन कितना तैयार होगा, अर्थ पे एक्सेलरेशन कितना तैयार होगा, कैपिटल F डिवाइडेड बाय कैपिटल M। यहां पे ये वाला जो अर्थ का मास है और यहां पे ये जो एप्पल का मास है, कंपेयर अगर करोगे आप,
तो अर्थ के मास के कंपैरिजन में एप्पल का मास बहुत छोटा है, इसलिए इसमें डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, इसलिए एक्सेलरेशन बहुत बड़ा हो जाता है। सिमिलरली यहां पे डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, इसलिए एक्सेलरेशन बहुत छोटा रह जाता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रह जाता है, क्योंकि मास ऑफ अर्थ इज टू हाई, मास ऑफ अर्थ इज टू हाई कंपेयर टू द मास ऑफ एप्पल। तो इन दोनों में एक्शन रिएक्शन पेयर जो होती है उसकी वजह से एप्पल में बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन तैयार हो जाता है और अर्थ में बहुत कम एक्सेलरेशन होता है, इसलिए एप्पल जो होता है वो अर्थ पे आके गिर जाता है, अर्थ जाके एप्पल को नहीं टकराती है। समझ में आई बात? अब अर्थ और मून के बारे में बात करते हैं। तो कंसीडर करके चलो कि ये वाला जो है ये पहले एप्पल था अभी मून है, ठीक है, ये पहले एप्पल था अभी मून है। अब ये वाला जो मून है, ये वाला जो अर्थ है, तो बेसिकली मून जो है बाय सम मीन्स, पता नहीं किसकी वजह से क्या हुआ, लेकिन जब ये मून तैयार हुआ वो अर्थ के दूर दूर जाने लगा, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने के बाद उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली, जिसकी वजह से वो अब अर्थ के अराउंड गोल 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 घूमता है। यानी अब हो क्या रहा है कि अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट तो कर रही है, बट दैट अट्रैक्शन फोर्स इज नॉट एक्टिंग एज अट्रैक्शन फोर्स, इट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, यानी वो अट्रैक्ट तो कंटिन्यूअसली कर रहा है मून को, लेकिन मून की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, मून की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसकी वजह से मून आने के बजाय अर्थ के राउंड गोल 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 घूम रहा है। इसलिए वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्ट करने के बजाय इट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स which is creating the circular motion of moon around the earth. So gravitational force से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, हाँ कर रही है, लेकिन ड्यू टू इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सर हॉरिजॉन्टल क्या है? सर्कुलर वेलोसिटी है। बेसिकली सर्कुलर वेलोसिटी नहीं होती है, वो एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। बेसिकली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी अगर अर्थ या मून यहां पे है, तो बेसिकली इस वेलोसिटी की वजह से वो गोल घूम रहा है, ठीक है ना, इस वेलोसिटी की वजह से गोल घूम रहा है। यहां पे देखोगे तो आप इस वेलोसिटी की वजह से वो गोल घूम रहा है, यहां पे देखोगे तो आप इस वेलोसिटी की वजह से गोल घूम रहा है, यहां पे देखोगे तो इस वेलोसिटी से गोल घूम रहा है। बेसिकली उस वेलोसिटी को कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल वेलोसिटी। बेसिकली उस क्रिटिकल वेलोसिटी की वजह से अर्थ के राउंड वो गोल गोल घूम रहा है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर तो रही है, लेकिन इट कैन नॉट मूव टुवर्ड्स बिकॉज क्रिटिकल वेलोसिटी इज कंपैरेटिवली हायर देन दैट ऑफ द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अर्थ। क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो नहीं आ पाता है, जस्ट गोल गोल घूमता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो इसलिए वो अर्थ पे आके नहीं गिरता, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये वाले एग्जांपल्स अगेन वो दो केसेस वाले एग्जांपल्स करेंगे, ठीक से देखना। व्हाट हैपेंस to the forces between two objects if the mass of the object is doubled, ठीक है ना, mass of the object is doubled। अगेन दो केसेस है, एक तो नॉर्मल केस है, उसके बाद डबल की हुई केस है, ठीक है ना। एक तो नॉर्मल केस है, दूसरी केस डबल की हुई। तो नॉर्मल केस में F इज इक्वल टू, ठीक है ना, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये पहली केस है, ठीक है। दूसरी केस में क्या हुआ है? वन ऑब्जेक्ट, सॉरी जीएमएम के बजाय m1 m2 कर देते हैं, सो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, पहली केस है। दूसरी केस में कंडीशन क्या दी उन्होंने? इफ द मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, एक ही ऑब्जेक्ट का मास डबल किया हुआ है, चलो m1 का मास डबल हो गया, सो f2 इज इक्वल टू जी m1 के बजाय 2m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम है। सो 2 को बाहर ले लिया, सो क्या रहेगा? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पता है मुझे ये क्या है? f1, सो f2 इज इक्वल टू 2f1। इसका मतलब क्या होगा? फोर्स इज डबल्ड, वन ऑफ द मास अगर डबल हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बिकम्स डबल ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट और एक ट्राई करते हैं। दूसरा पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड और एंड ट्रिपल्ड, ठीक है ना। पहले डबल किया है, उसके बाद ट्रिपल्ड किया है। डबल किया तो क्या होगा? करेंगे, चलो f1 नॉर्मल कंडीशन, f1 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। उन दोनों के दूसरी कंडीशन क्या है? f2 इज इक्वल टू उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया, सो जी m1
m2 upon 2r whole square which is nothing but g m1 m2 upon 4r square। अब ये वाला वैल्यू पता है मुझे, ये क्या है, f1 है, सो 1/4 into f1, यानी if you double the distance between two objects, the force of attraction between them goes to 1/4 of its original value। अगर ट्रिपल किया तो क्या होगा, f1 is equal to again g m1 m2 upon r square, ये नॉर्मल कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, f2 is equal to g m1 m2, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना किया है, ट्रिपल किया है, सो 3r square, तो क्या होगा ये g m1 m2 upon 9r square। अब ये पता है मुझे g m1 m2 upon r square क्या है, f1, so is equal to 1/9 f1 f2 is equal to, so force goes to 1/9 of its original value, 1/9 of its original value अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्रिपल किया गया। ठीक है, और एक देखते हैं, what will happen for the force between the two objects if both masses are doubled। ये आप कर लो, ठीक है ना, दोनों मासेस अगर डबल कर दिए तो क्या होगा। ठीक है, और एक ट्राई कर लो, आप घर पे करके ट्राई कर लो कि अगर दोनों मासेस डबल कर दिए, दोनों मासेस अगर डबल कर दिए एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ मासेस आल्सो डबल्ड, दोनों मासेस डबल कर दिए और डिस्टेंस बिटवीन बोथ मासेस आर डबल्ड, तो क्या होगा। ये दोनों एग्जांपल्स आप ट्राई करो सॉल्व करने की, अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, क्वेश्चन इजी होता है लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होते हैं, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले एग्जांपल्स के लिए आपको कैलकुलेशंस फास्ट करने आना जरूरी है। ग्रेविटेशन में देयर इज नो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है ना, अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है तो आपको कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन, given that mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg and mass of sun is 2 into 10 to the power 30 kg, the average distance between them is 1.5 into 10 to the power 11। ये ट्राई करते हैं एग्जांपल सॉल्व करने का। ठीक है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो मुझे पता है कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 into 10 to the power 24 kg, मास ऑफ सन इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 30 kg। ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन देम r इज इक्वल टू 1.5 into 10 to the power 11। ठीक है, आपको क्या करना है, 10 to the power 11 मीटर्स, आपको क्या करना है, फॉर्मूला f इज इक्वल टू g m1 सॉरी अभी यहाँ पे क्या होगा, me ms अपॉन r स्क्वायर। ये वैल्यूज रख दो, g की वैल्यू पता है, me की वैल्यू पता है, ms की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, वैल्यूज रख दो, फाइनल आंसर निकाल दो, खत्म। इतना ही करना है आपको। सो ये वाले एग्जांपल जो होते हैं, ये वाले एग्जांपल्स कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में आपकी ईज होनी चाहिए। इफ यू वांट टू यूज सम मल्टीप्लिकेशन ग्रेविटेशन ट्रिक्स तो वो भी यूज कर सकते हो आप, इफ यू नो देम, अदरवाइज नॉर्मल कैलकुलेशंस भी आपको करना पड़ता है। हाँ, एक और एक एग्जांपल है हमारा, बीच में एक छोटा सा टॉपिक है वो, उस पर करते हैं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट m दिया हुआ है, विच इज कितना दिया हुआ है, 10 kg, 10 kg, सो व्हाट इज द वेट, सो वेट पता है मुझे, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, सो m इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू अगर दी नहीं है, उन लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया, तो यू हैव टू टेक इट एज 9.8 ओनली, सो इट इज 98 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद weight of you must be knowing weight of the object on the surface of earth and weight of the object on the surface of moon। The weight of the object on the surface of moon is 1/6 of the weight of the object on the surface of earth। यानी अगर अर्थ पे अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट 60 न्यूटन है, तो weight of that object on the moon will be equal to 60 divided by 6 is equal to 10 न्यूटन। हल्का हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हल्का हो जाएगा मीन्स मास उतना ही रहेगा, वेट अलग हो जाएगा। वेट क्यों चेंज हो जाएगा, बिकॉज ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिपेंड ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून डिपेंड अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द मून। सो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन अलग अलग है तो
उनके वेट्स भी अलग अलग हो जाएंगे, मास उतना ही रहेगा, मास इज यूनिवर्सली कांस्टेंट, लेकिन अर्थ पे सॉरी मास इज यूनिवर्सली कांस्टेंट लेकिन वेट डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट, किस प्लैनेट पे आप वेट कर रहे हो। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स यू कैन डू ऑन द ग्रेविटेशन के एग्जांपल्स अच्छे से करना। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स यू कैन डू, अगर कुछ डाउट्स होते हैं जस्ट पुट देम, सो आई विल ट्राई टू आंसर देम। ओके, थैंक यू।